ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, मार्क का टैग देखा था हमने। आज हम जो छोटे छोटे टैग्स रहते हैं उनको 1-2 मिनट में कर लेते हैं जल्दी से। स्मॉल का टैग है आपके पास, हम वही अपनी फाइल खोलते हैं जिसपे हम पहले ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। तो कल का डाटा मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमने पी का टैग पढ़ा था, पैराग्राफ का टैग। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी अपना सेंटेंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्मॉल का टैग क्या करता है, किसी भी चीज को स्मॉल कर देता है। अगर आप ये वाला पैरा देखें और एक वो पैरा जिसके अंदर हम स्मॉल का टैग लगा दें, उन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है, और जो स्मॉल है वो किसी भी सेंटेंस जो हेडिंग्स के अंदर यूज हो रहा हो या पैराग्राफ के अंदर यूज हो रहा हो, पी के टैग के अंदर या हेडिंग के टैग्स के अंदर, तो वो उसको स्मॉल कर देगा। ठीक है, और इसका कोई फंक्शन नहीं है स्मॉल के टैग का। समटाइम आपने देखा होता है कोई हेडिंग होती है, साथ में एक छोटा सा वर्ड भी लिखा होता है। ठीक है, तो वो चीज कैसे यूज होती है, वो स्मॉल के टैग के अंदर लिख के यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब का टैग और सब का टैग, सुपर और सब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपने केमिस्ट्री के फार्मूलाज देखे हो तो उसके अंदर क्या होता है, समटाइम हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू किसी भी वर्ड के बिल्कुल नीचे रखना चाहते हैं, या समटाइम हम पावर्स के अंदर जब मैथ कर रहे होते हैं तो पावर्स को लिखना होता है। तो वो चीज हम अपनी HTML के अंदर कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए HTML ने हमें टैग दिया है कौन सा, सबका और सबका। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं H2O, अब ये तो सिंपल वैसे ही नजर आएगा जैसे नजर आना चाहिए लिखा हुआ है। अब इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि ये टू जो है वो नीचे एच के आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सब का टैग लगाऊंगा और ये टू जो होगा इसको उठा के इसके अंदर लिख दूंगा। ठीक है जी, टू हमारा नीचे आ गया और ये एक फॉर्मूला की शेप बन गई H2O। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं, कहूं कि आप x⁻³ लिखें, x⁻³ अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वही बात आ गई कि x के साथ 3 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमारे पास टैग अवेलेबल है सुपर का, तो ये क्या करेगा, 3 को x के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी से फार्मूलाज बना सकते हैं। मैथ लिखनी हो, अगर पावर लिखनी हो तो सुपर का टैग, और अगर हमें नीचे पावर लिखनी हो, नीचे को मतलब फॉर्मूलाज लिखने हो, तो सब का टैग हम यूज करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास क्यू का टैग। क्यू का टैग कोटेशंस के लिए यूज होता है। जहां पर भी आपने कोटेशंस यूज करनी हो तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे, क्यू का। अगर मैं पी का पहले यूज करता हूं, उसके अंदर मैं क्यू का लिख सकता हूं, क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी सेंटेंस किसी का भी लिखना हो, क्यू टैग। अब पहले क्या है, पैराग्राफ का टैग, यानी कि हमने पहले पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने उसके अंदर क्यू का टैग डाल दिया कि भाई इसको आप कोटेशंस कर दो। ठीक है, डबल कोटेशंस यहाँ पर आपके पास आ गई। वैसे यहाँ पर कोटेशंस लिखने का कोई तरीका नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उनको हमें किसी कोड के जरिए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्लॉक आउट है। ब्लॉक आउट क्या चीज है, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है।
ब्लॉक कोड बेसिकली है तो ये भी पैराग्राफ ही, जैसे हम अपने पैराग्राफ लिखते हैं वैसा ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होती है, हमने एट्रीब्यूट्स कल पढ़ी थी कि एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होती है साइट की, ब्लॉक कोड के अंदर। साइट के अंदर क्या होता है, ब्लॉक कोड बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर हम किसी और वेबसाइट का रेफरेंस देके वहां का मटेरियल उठाएं। तो क्या होता है, जब बाय चांस वही बंदा जो ऑथर है उस इंफॉर्मेशन का, वो आपकी वेबसाइट पर आता है, वो देखता है कि यार ये वाली लाइंस तो इसने मेरी चोरी की हुई हैं, तो वो फिर चेक करता है क्या इसने रेफरेंस दिया है या नहीं दिया। अगर तो रेफरेंस दिया हो फिर वो मुतमिन हो जाता है। अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया कि मैंने फलां साइट से ये डेटा उठाया है, तो वो फिर आप पर, अगर बड़ी वेबसाइट्स होती हैं तो आप पर वो क्लेम भी कर सकते हैं कि इसने ये इंफॉर्मेशन मेरी चोरी की है। ठीक है, तो आपने जब भी अपनी एक सेंसिटिव वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर किसी और की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, तो आपने उस वेबसाइट का रेफरेंस देना है। तो हम व्यू देख लेते हैं। ठीक है, एक तो उसने यहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, और एक यहाँ से साइड से पैडिंग छोड़ दी। पैडिंग क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप याद रखें कि ये लाइन के स्टार्ट से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, और जो भी यूजर आएगा जो देखेगा वो यहाँ से देखेगा इंस्पेक्ट करके। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, यहाँ से वो देखेगा क्या उसने रेफरेंस दिया है या नहीं दिया वेबसाइट का, जो इंफॉर्मेशन हम उसने मेरी उठाई है। तो वो आसानी से देख सकता है कि आप उसका नाम भी यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे टैग्स मैं इसलिए थोड़ी सी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रेगुलर में यूज नहीं होते, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आपके पास ये यूज में आए, तो इसलिए इतना फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप याद रखें कि ये किस लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाता है साइट का टैग। साइट का किस लिए यूज होता है, जब भी आप किसी भी टर्म को, जो डेफिनेशन होती है उसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन सा टैग होता है, साइट का। साइट HTML, वो इस वर्ड पर एम्फसाइज कर देगा। ठीक है, HTML को उसने थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। इससे ये हो रहा है कि आपकी अगर कोई डेफिनेशन है तो उसके अंदर जो यूजर होगा उसको आसानी से पता चल जाता है कि जो HTML है ये एक टर्म है। ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं है। आगे वीडियो होता है, बाय डायरेक्शन। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को आप रिवर्स कर सकते हैं, और जैसे अगर वो रिवर्स लिखा हुआ है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, स्पीकर टैग, इसके अंदर आप वीडियो का टैग लगा दें। अगेन इसकी भी एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हमने कल देखी थी, क्या है, डायरेक्शन। आप यहाँ पर इसको डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन करनी है, रखनी है आपने, राइट टू लेफ्ट रखनी है या लेफ्ट टू राइट रखनी है। अगर हम उल्टा करना चाहें किसी भी वर्ड को तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, उसने क्या किया, इसको टोटली अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। इसी तरीके से आप यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट है, आप लेफ्ट टू राइट कर दें। अगर कोई सेंटेंस आपके पास ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे, लेफ्ट टू राइट करके, L to R। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टैग है, डेफिनेशन का टैग है, DFN। डेफिनेशन का टैग है, जब भी आप कोई न्यू डेफिनेशन लॉन्च करते हैं अपनी वेब पेज के अंदर, या वैसे ही कोई डेफिनेशन ऐसी है जो मार्केट में न्यू आई है, तो आप उसको
FN के टैग के अंदर रखेंगे, ठीक है। अगेन इसको भी आप P के टैग के अंदर पहले रखेंगे, फिर DFN HTML, और उसके बाद आपने जो भी अपनी स्टेटमेंट लिखनी है DFN टैग, ओके। सेम वही, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसने उसको कैपिटल नहीं किया और इसने इसको कैपिटल कर दिया। छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं इनके अंदर, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, और ये इतने यूजफुल भी नहीं है, मतलब हमारे रेगुलर वेबसाइट्स के अंदर नहीं यूज होते, लेकिन आपने याद रखने हैं और पढ़ने हैं, कहीं पर भी इनकी एप्लीकेशन आ सकती है। आगे आ जाता है इंसर्ट का और डिलीट का। इंसर्ट और डिलीट का, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो सेल और परचेज का काम करती है, तो उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो डिलीट हो गई है या इंसर्ट हो रही है, इंसर्ट करूंगा तो मैं उसको कहता हूँ, सपोज करें कि अब इसकी प्राइस जो है वो 650 हो गई है, तो किसी भी चीज की न्यू प्राइस आई है तो वो उसको नीचे अंडरलाइन कर देगा कि जी ये न्यू प्राइस आई है, ठीक है। और अगर कोई प्राइस डिलीट हो गया या कोई आइटम डिलीट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, डेल का टैग यूज करेंगे। तो सपोज वो कहते हैं कि नहीं जी, अब जो सर्फ एरियल है वो 10 रुपए का मिलता है, 15 का नहीं मिलता, तो क्या करना है आपने, डिलीट के टैग के अंदर 15 रुपए लगा देने हैं, ठीक है। ये अब 15 नहीं है, कंपनी ने अब 10 रुपए कर दिए। आगे आ जाता है एस का टैग। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है, एस का टैग और डिलीट का टैग दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन ये दो क्यों आए, दो इस वजह से आए, जो डेल का टैग है वो बताता है कि ये जो प्राइस है टोटली तौर पर डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और जो एस का टैग है वो बताता है कि ये टेम्परेरी तौर पर डिलीट हुई है, यानी कि नो लॉन्गर, अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये चीज नहीं है, और इन द फ्यूचर हो सकता है ये दोबारा कंटिन्यू हो जाए या बहाल हो जाए। तो वहां पर आप क्या करते हैं, एस का टैग यूज करते हैं। दोनों के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंस कोई नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार यूजर को तो दोनों सेम नजर आ रहे हैं, फिर ये क्यों डबल डबल टैग्स हैं। तो जो लोग होते हैं जिनको नजर नहीं आता, वो सुन के पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वहां पर ब्राउजर आपका टैग्स की मदद से बताता है कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही। तो वो टैग को देखेगा, अगर डेल का टैग है तो वो बताएगी बोल के, जो भी कंप्यूटर बता रहा होता है कि ये चीज डिलीट हो चुकी है। एस होगी तो वो ये बताएगा कि ये टेम्परेरी तौर पर डिलीट हो चुकी है, ठीक है जी। आगे लास्ट टैग है, ये छोटे छोटे टैग्स में से, उसके बाद हमारे एक प्रॉपर चैप्टर शुरू होंगे। एड्रेस का टैग। एड्रेस का टैग कहाँ पर यूज होता है, जहां पर भी आपने अपना एड्रेस या किसी भी चीज का एड्रेस लिखना हो। लिख तो आप इसको भी पैराग्राफ में सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही आपको एक एड्रेस का टैग देता है। अगेन वही बात, जिस काम के लिए जो टैग है हमें वही यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेम मोहम्मद इरफान, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी आईडी जीमेल की दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, जो आप देना चाहें। यहाँ पर आप लिंक्स भी दे सकते हैं, लेकिन लिंक्स अभी आपने पढ़े नहीं है तो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये एक उसने एड्रेस की फॉर्म में एड्रेस को लिख दिया है। अगर आप चाहें कि इनके दरमियान ये नीचे नीचे ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखे हैं ऐसे ही आए, तो कोई मुझे बताएगा मैं क्या करूँ। BR का टैग यूज होगा। एग्जैक्टली, BR का टैग यूज करेंगे, ठीक है जी। ये है BR का टैग, हम यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है जी। ये वाला चैप्टर तो आपका खत्म हो गया, जिसके अंदर छोटे छोटे टैग्स थे जो हमें पढ़ने भी जरूरी थे। नेक्स्ट अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये हमारा यूजफुल और एक प्रॉपर चीज आ रही है हमारे पास। वो क्या चीज है, HTML लिस्ट।
HTML के अंदर 3 तरह की हमारे पास लिस्ट होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट काम के लिए यूज होती है। आपने वही अगेन बात आ गई, MS वर्ड अगर यूज किया है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं काफी सारी लिस्ट के स्ट्रक्चर और डिजाइन होते हैं। तो इसी तरीके से HTML भी आपको क्या देता है, लिस्ट देता है। किस टाइप की होती है लिस्ट? 3 टाइप की होती है, नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। वन बाय वन हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको लिखते कहते हैं। नंबर्ड लिस्ट कौन सी होती है? नंबर्ड लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम एक खास पैटर्न से चल रहे होते हैं, सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई आइटम नंबर 1 है तो उसके साथ 1 लिखा आएगा, आइटम नंबर 2 है तो HTML ऑटोमेटिकली उसके साथ आइटम 2 लिख देगा, 2 यानी कि लिख देगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड में आ रही होती है, ठीक है। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको हम बुलेट लिस्ट कहते हैं, उसके साथ नंबरिंग या कोई और फिगर नहीं आ रहा होता, उसके साथ सिर्फ बुलेट्स बने होते हैं, या वो बुलेट्स फिल होते हैं या विदाउट फिल होते हैं। तो प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा करके देखते हैं और देखते हैं कि इनको लिखना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक बड़ी सी, HTML लिस्ट है, हमारे पास HTML की लिस्ट आ रही है। अब सबसे पहले हम कौन सी लिस्ट देखते हैं? ऑर्डर लिस्ट। तो सिंपल है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें OL का टैग लगाना है। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। इस टैग से देख के ब्राउजर को क्या पता चलेगा कि भाई कोई लिस्ट आने लगी है मेरे पास, ठीक है जी, वेल एंड गुड, लिस्ट आ गई आपके पास। अब लिस्ट के हर लाइन के अंदर आपने जो एटम होता है वो लिखना है। तो आइटम कैसे आएगा आपने, उसके लिए आपके पास होता है टैग, कौन सा? लिस्ट आइटम, LI, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, HTML CSS फलां फलां जो भी है। तो आप यहाँ पर, मैं फॉर द टाइमिंग आइटम नंबर 1 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आइटम नंबर 2, 3, 4 कहाँ चला गया? तो ये आपके पास, आपने ये चीज नोट करनी है कि ये वाली जो 1 पॉइंट है ये तो मैंने नहीं लिखा ना, या खुद ही आ गया। तो ये ब्राउजर ने या हमारी HTML ने खुद ही लिखा है। किस वजह से? क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट यूज की है, ठीक है। ये तो होगी ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, उसको लिखने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी लिस्ट आ रही है। जैसे हमें यहाँ पर हमने क्या बताया था, OL यानी ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं, UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अगेन वही लिस्ट आइटम, वही टैग इसके अंदर भी यूज होगा लिस्ट आइटम का, ठीक है। वही टैग मैं यहाँ पर मटेरियल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ। लिस्ट आइटम के लिए याद रखना है वही टैग यूज होता है दोनों के अंदर। ये आपके पास, आप डिफरेंस दोनों का देख सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज बन गई है, बुलेट्स आ गई हैं। अब जब ये तो अभी आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर, जब आप स्टाइल पढ़ेंगे तब आप हम देख सकेंगे कि यहाँ पर जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वहां पर हम 1 2 3 4 की बजाय रोमन गिनती जो होती है ना, काउंटिंग, जो रोमन काउंटिंग कैसे लिखी होती है, IV इस तरीके से, वो भी हम यहाँ पर राइट करवा सकते हैं। उसके बाद हम ABC भी राइट करवा सकते हैं। जो भी चीज एक ऑर्डर में, जैसे भी एक ऑर्डर बनता है हम वैसे ही इसको शो करवा सकते हैं, सिर्फ एक स्टाइल की मदद से। तो जब हम स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो तब हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो जो बुलेट लिस्ट है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर आप देखें एक गोल सा सर्कल बना हुआ है जो फिल है। तो अगर हम इसकी भी स्टाइलिंग करना चाहें कि हम चाहें कि सर्कल तो हो लेकिन वो फिल ना हो, या स्केयर हो, स्केयर बना होता है ना कई जगहों पर, या कोई और शेप बनी हो, तो हम वो भी देखेंगे लेकिन स्टाइल के अंदर, ठीक है। ये दोनों लिस्ट आपको क्लियर है? किसी को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम?
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लिस्ट बहुत यूज होनी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट हमारे पास बहुत जगह पर यूज होनी है। अब तीसरी टाइप की लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। ये इतनी यूज तो नहीं होती, लेकिन आपको पढ़ाना भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास थर्ड टाइप की जो लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। जब अगर आप अपनी गाइड बुक्स देखें जो छोटी क्लासेस की होती हैं, वहां पर क्या होता है कि एक साइड पर डेफिनेशन लिखी होती है, साथ ही उसकी टर्म लिखी होती है डेफिनेशन की, और साथ ही नीचे क्या होता है उसकी डेफिनेशन। तो वो सारी एंड पे, किसी भी चैप्टर के एंड पे लिखी होती हैं। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर उसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम डेफिनेशन लिस्ट के जरिए बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट आपके पास आ गई। फिर दूसरा टैग क्या होता है, डेफिनेशन टर्म, डीटी मतलब डेफिनेशन टर्म। नेक्स्ट होता है आपके पास डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं यहां पर लिखूं HTML और मैं नीचे लिख सकता हूं HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, मेरे पास एक आ गई डेफिनेशन। अब मैं इसी को कॉपी करके यहां पर लिख सकता हूं CSS हजारों डेफिनेशंस आप ऐड कर सकते हैं जितनी आप चाहें। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि वाकई हमारे जो बुक्स होती थी उसके अंदर ऐसे भर रही होती थी, चीजें होती हैं ना, अभी भी होती हैं। तो वो कैसे वो चीजें आती हैं, इसी टैग के जरिए। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर उसने जो दूसरी लाइन है जहाँ पर डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन आ रही है, वहां पर उसने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया। कितना छोड़ा है, जहां तक ऊपर वाली आपकी जो डेफिनेशन टर्म है वो एंड नहीं होती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिस्ट थी। इससे आपका लिस्ट का जो सफर है वो खत्म हो जाता है, लिस्ट आपकी खत्म हो गई। लेकिन अभी एक टॉपिक बाकी है, वो क्या है, नेस्टेड लिस्ट। यानी हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डाल के। कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज करें आपके पास कोई ऑर्डर लिस्ट है या कोई अनऑर्डर लिस्ट है, उसके किसी खास आइटम की आगे फर्दर लिस्ट है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ये मैंने लिखा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं कहता हूं आइटम एल, तो यहाँ पर कोई हम डमी डाटा लिख लेते हैं। हाँ, मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड। अब मैं क्या कहता हूँ कि फ्रंट एंड की आगे भी कुछ लिस्ट है, क्या है, HTML CSS वगैरह। यहाँ पर आ गया बैक एंड। ठीक है, अब फ्रंट एंड के अंदर क्या है, मैंने देखा कि यार यहाँ पर एक और लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो फ्रंट एंड के बारे में बताए। ओके ओके, अच्छा। अब यहाँ पर मैं गौर करें, मैं लिस्ट के टैग के अंदर LI यानी कि जो फर्स्ट आइटम है हमारी अनऑर्डर लिस्ट का, उसके अंदर, बाहर नहीं। अगर बाहर करेंगे तो इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आप लिस्ट के अंदर सिर्फ लिस्ट आइटम ही रख सकते हैं और कोई चीज नहीं। अब लिस्ट आइटम के अंदर आप जो मर्जी रखें, तो मैं इस लिस्ट आइटम के अंदर पहले मैंने जो चीज बतानी थी वो बता दी। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड की आगे कुछ शाखें हैं, वो क्या है, मैं कहता हूं यहाँ पर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। आप यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट रख दी। तो अब इस ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर मैं कहता हूं HTML और CSS, दो ही काफी है। और इसी तरीके से ये अगर लिस्ट है बैकएंड की, तो इसके अंदर भी मैं लिस्ट रख सकता हूं। तो जरूरी नहीं कि मैंने इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट ही रखनी है, आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट रख सकते हैं। कैसे? यानी कि ये अनऑर्डर लिस्ट है ना, तो उसका आइटम नंबर 2 है हमारे पास, उसके अंदर मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट बना ली,
और उसके अंदर फर्दर लिस्ट आइटम बना रहा हूँ और उसको मैं कह रहा हूँ PHP और जावा। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आई? ये आप नोट कर लें, आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर है ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लिंक्स। लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं? HTML लिंक्स। ये बड़ी मजे की चीजें हैं। अब आप एक वेब पेज से वेबसाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपका सफर अब एक वेबसाइट की तरफ जा रहा है। तो वेबसाइट के अंदर हमने स्टार्ट में बात की थी पहले लेक्चर के अंदर कि बहुत से वेब पेजेस होते हैं। अब वो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। वो किसकी मदद से कनेक्ट होते हैं? लिंक के जरिए से। ठीक है, तो लिंक हमारे पास कैसे हैं? क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, पेजेस के दरमियान लिंक्स हो सकते हैं, मतलब हमारी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के दरमियान लिंक्स हो सकते हैं। लिंकिंग टू अदर साइट्स, हमारी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है? ईमेल लिंक्स, यानी कि वो उस पर क्लिक करे और ईमेल खुल जाए हमारे पास। जी बिल्कुल, HTML के अंदर लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे वहां पर कोई भी पेज, आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करेंगे तो लिंक्स ही यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने हमने उस दिन पंजाब वेबसाइट देखी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो उसके अंदर क्या था? लिंक्स था। अगर आप ये एक मिनट ये चीज देखें तो यहाँ पर जो जीमेल लिखा है ये भी एक लिंक है। ठीक है, इमेज है ये भी एक लिंक है। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन जाके, सॉरी, इंस्पेक्ट करके इसका कोड देखें, आईपैड नहीं चाहिए हमें, चलो सर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर होगा लिंक। एक्चुअली ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाइड भी की होती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं अपने लिंक्स शो नहीं करवाते। क्यों नहीं शो करवाते? क्योंकि वो नहीं चाहते होते कि हमारी जो वेबसाइट है उसके पीछे जो पेजेस हैं उनके नेम शो हों यूज़र को। ठीक है, यूजर को वो चाहते हैं कि जो नेम होता है वो शो ना हो हमारे वेब पेजेस का। अभी हम लिंक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नेम कैसे शो हो रहा होता है। ठीक है, आप ये चीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाके, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है वहां पर देख सकते हैं लिंक्स जो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लिंक को हम एक नज़र पहले देखते हैं। H1 लिंक्स, ठीक है जी। यहाँ पर एब्सोल्यूट और यूआरएल, दूसरे रिलेटिव यूआरएल होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम बाद में देखते हैं, पहले हम लिंक पढ़ते हैं कि होता क्या है, आपके सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। लिंक के लिए हम ए का टैग लिखते हैं, इसको हम एंकर का टैग भी कहते हैं। आपको कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि लिंक का टैग यूज करो, क्योंकि लिंक का भी एक टैग मौजूद है HTML के अंदर, वो और काम के लिए यूज होता है। तो जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है लिंक का, उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? एंकर का, ए का टैग। ठीक है, तो जब भी कोई शख्स आपको कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट को फलां वेबसाइट के साथ लिंक करवा दे, तो वो आपको कहेगा कि यार एंकर का टैग यूज करो। तो आप सोचे यार लिंक का पढ़ा था, एंकर का तो पढ़ा नहीं है, तो इसको हम एंकर का टैग कहते हैं। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ी थी। एट्रीब्यूट कौन सी आ रही? एच रेफरेंस। ठीक है, एच रेफ भी इसको कहते हैं। इसके अंदर हमने वो वैल्यू देनी होती है जहां पर हमारा मूव कर जाए क्या चीज? पेज या कंट्रोल
मूव कर जाए, जो वो वाला पेज ओपन हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो HTML का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी ये वेब पेज ये वाला है, फर्स्ट पेज डॉट HTML। ठीक है, अगर हम कहें कि मैं यहाँ से असाइनमेंट पर मूव करना चाहता हूँ, असाइनमेंट डॉट HTML पर, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगा कि असाइनमेंट डॉट HTML के अंदर तुम चले जाओ। ठीक है, और साथ में क्या दूंगा, उसको रेफरेंस दे दूंगा कि असाइनमेंट नंबर 1। यहाँ पर लिंक आ गया, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं असाइनमेंट नंबर 1 पर मूव कर दूंगा, जो आपकी कल वाली असाइनमेंट थी। ठीक है, बैक जाऊंगा तो वो आपको बैक, यहाँ पर आप देखें इसका URL चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक्स हैं आपके पास। ओके, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास लिंक्स आ गए। अब हम लिंक देखते हैं, उसने जितनी टाइप के लिंक्स कहे हैं हम उन लिंक्स को देखते हैं कि हम एक वेब, ये तो थी हमारी वेबसाइट का एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। अब अगर मैं चाहता हूं कि आप कहे कि यार यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप YouTube पे चले जाओगे, यहाँ पर मैं कह देता हूँ YouTube, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि गूगल। अब मुझे क्या करना होगा, YouTube, यहाँ पर आपने जब भी लिंक दे रहे हो किसी और वेबसाइट का तो एक बात का ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो हमने ये youtube.com और google.com लिख लिया है। अगर मैं इसको सॉरी रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर YouTube और Google आ चुके हैं। अब अगर मैं गूगल पर क्लिक करूं तो क्या होगा, हमारे पास गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंक्स को यूज करते हैं दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए। अपनी ही वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये तरीका है, और उसके लिए दूसरी वेबसाइट के लिए ये तरीका है। तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूआरएल, सॉरी रिलेटिव यूआरएल। अब क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जब आप एक वेबसाइट यानी कि अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करना चाहते हैं, तब आपको एब्सोल्यूट यूआरएल देना होता है। यानी आपको ये HTTPS और सारी जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। अब अगर आप रिलेटिव यूआरएल दें तो क्या होगा, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का पेज या फोल्डर का नाम और आगे जो पेज का नेम है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, यही इसके अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक टैग आता है जो यूज होता है मेल के लिए, मेलिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं मेल अस, तो यहाँ पर हमारे पास href एट्रीब्यूट के अंदर एक चीज यूज होती है, मेल टू। ठीक है, अब मेल टू और कोलन, उसके बाद आप अपनी कोई भी ईमेल देंगे जहां पर यूजर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उसकी मशीन के अंदर जो ऐप होगी कौन सी, मेल वाली, वो ओपन हो जाएगी, और उसके सेंड वाली जगह पर जिसको सेंड करना है वहां पर आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी। सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, जो ईमेल के अंदर लिखना है वो लिख के और सेंड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ xyz@gmail.com, ये जीमेल है आपके पास। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इसको मेल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी मशीन के अंदर ये चीज खुल जाएगी, ये मेल। ठीक है, तो जो भी हमारा यूजर हुआ करेगा उसके पास ये मशीन के अंदर ये चीज खुल जाएगी। क्लियर है, इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। एक चीज रहती है, ये लिंक्स टाइप्स, हम कैसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को लिंक करवाते हैं वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज।